जी नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो ग्रासलैंड को लेकर चलने वाला है। लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर लेक्चर में मैं करता हूं आप सभी से, वो रिक्वेस्ट क्या है, सब्सक्राइब करने की और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करने की। आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम? तो आप इकोसिस्टम को मैं आपके पहले ही यानी कि कुछ लेक्चर जो थे उसमें समझा चुका हूं, और ग्रासलैंड क्या है उसको आज मैं समझाने वाला हूं। ग्रासलैंड वो एरिया है जहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर तक की यानी कि आपको होल ओवर द ईयर यानी कि रेनफॉल देखने को मिले, और ज्यादा इनफ ना हो एक यानी कि फॉरेस्ट यानी बनाने के लिए, और ज्यादा इतना कम ना हो कि डिजर्ट बन सके। मतलब उसका मीडियम साइज का बारिश जहां पर होता हो वहां पर हम लोग क्या देखने को मिलता है, हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रासलैंड जो होता है अलग अलग प्रकार का, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। तो अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन फॉर्मली डेट जनरली फाउंड इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसका जो वेजिटेशन है फॉर्मेशन डेट आर जनरली फाउंड इन द टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि जो टेम्परेट टाइप की जो क्लाइमेट जहां देखने को मिलता है वहां पर हमें यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। मतलब आपने मैं बताने का यहाँ पर ये मतलब है, देखिए बात को समझिए। अगर सपोज करो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद इसके जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। इसके जस्ट ऊपर बढ़ेंगे सब ट्रॉपिक, उसके ऊपर बढ़ेंगे यानी कि टेम्परेट, और उसके जस्ट ऊपर पड़ेंगे फ्रिजिड रीजन जिसको हम लोग पोलर रीजन के नाम से जानते हैं। तो मतलब जो टाइप की क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलती है अगर वो ट्रॉपिक ट्रॉपिक यानी कि इस रीजन में कहीं पर मिल रही है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमें यानी कि ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। ये यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये बता रहा था, उसको मैंने डिस्क्राइब करके इस तरीके से बताया। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। आगे का ये है कि इन इंडिया दे आर फाउंड मेनली इन हाई हिमालयाज, एंड द रेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द स्टेपी एंड द सवाना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें हम लोग तो हमें हिमालय के जो ऊंचे रीजन है उसमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यानी कि अदर जो है यानी कि कुछ इंडिया का पार्ट जहां पर हमें स्टेपी टाइप की या सवाना टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो हमें यानी कि वहां पर बिल्कुल मरुस्थलीय रीजन देखने को मिलता है। मतलब कुल मिला के वहां पर रेत रेत होता है, तो वहां पर हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसे थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आगे बढ़कर कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टेपी एंड द सवाना, यानी कि दो प्रकार के यानी कि डिजर्ट होते हैं, एक स्टेपी दूसरा सवाना टाइप ऑफ, यानी कि कहते नहीं स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या उसको समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि इस डेट ऑल ऑफ फॉरेज, यानी कि यहाँ पर फॉरेज का ही डिफरेंस है। फॉरेज मतलब घास घास फूस जो होता है ना वहाँ, वो उसको लेकर डिफरेंस बताया गया कि ये कह रहा है कि अगर स्टेपी की बात करें तो ये खाली ओनली हमें वहां पर देखने को मिलता है एक वेट सीजन में। वेट मतलब यानी कि जो थोड़ा मॉइस्ट सीजन हो उसमें देखने को मिलता है। तो मतलब यानी कि थोड़ा मतलब ह्यूमिडिटी वाला रीजन जहां पर यानी कि उमस दिखाई पड़ती हो तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। अगर सवाना की बात करें तो यानी कि हमें जो फॉरेस्ट है वो लार्जली यानी कि फॉर्म फ्रॉम द यानी कि ग्रासेस टू, यानी कि नॉट ओनली ग्रो ऑन द ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द यानी कि वेट सीजन, बट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द रीग्रोथ इन द ड्राई सीजन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो अगर मैं बोलूं सवाना के टाइप में अगर यानी कि स्टेपी टाइप में देखा जाए तो हमें खाली यानी कि मॉइस्ट सीजन वेट सीजन में मिलता है, मतलब जहां पर हमें नमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सवाना में तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी वहां पर यानी कि हमें ग्रास मिलती है, मतलब फॉरेस्ट मिलता है। तो सिंपल बात है कि अगर हम यानी कि स्टेपी की बात करें तो स्टेपी में हमें गर्मियों के ऋतु में वहां पर हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, मतलब वेजिटेशन जो है मतलब घास फूस। लेकिन अगर हम सवाना की बात करें तो दोनों ही रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन जब मॉइस्ट सीजन होता है तो लार्जर नंबर में हमें यानी कि फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट। और जब यानी कि ड्राई सीजन हो तो उसमें यानी कि इसकी मात्रा कुछ घट जाती है, तो मतलब कह सकते हैं कम मात्रा में मिलता है लेकिन मिलता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। फिर क्या कह रहा है, स्टेपी फॉर्मेशन स्टेपी फॉर्मेशन ऑक्युपाई लार्ज एरियाज ऑफ द सैंडी एंड सेलाइन सॉइल्स। कहने का मतलब जो स्टेपी टाइप ऑफ यानी कि रीजन होता है या स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वो कहाँ पर होती है, जहां पर हमें सैंडी मतलब बालू टाइप की यानी जमीन, और यानी कि सलाइन मतलब जिसमें यानी कि नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इन यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है ये। ठीक है, यानी कि अगर स्टेपी में बात करूं तो इस टाइप का देखने को मिलता है। तो इन वेस्टर्न राजस्थान वेयर द क्लाइमेट इज ए सेमी एरिड, यानी कि जहां पर हमें क्लाइमेट कैसी मिलती है, सेमी एरिड, और एवरेज रेनफॉल लगभग यानी कि 200
mm से नीचे होती है, ठीक है, तो लगभग 20 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है, 200 mm से यानी कि नीचे होती है होल ओवर द ईयर, ठीक है। एंड ड्राई सीजन में यानी कि हमें ये देखने को मिलती है दो, यानी कि ड्राई सीजन जो होता है इसका यहाँ पर हमें 10 से 11 मंथ का देखने को मिलता है, मतलब खाली 1 महीना या 2 महीने की ठंड यहाँ पर पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, बाकी हमें पूरा ड्राई सीजन देखने को मिलता है होल ओवर द ईयर। यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, मतलब कुल मिला के, मतलब अगर कभी ड्रॉप्स आ गई तो वो देखा जा सकता है कि ड्रॉप्स पूरे ईयर में कितनी हुई, ठीक है। एंड लार्ज वेरिएशन इन द रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जब यानी कि 10 से 11 महीने का यानी कि यहाँ पर हमें देखने को ड्राई सीजन मिल रहा है, तो मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो यानी कि 2 या 1 महीने का यानी कि हमें सीजन ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें यानी कि हमें बारिश देखने को मिले या थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर क्या कह रहा है कि द सॉइल इज ऑलवेज एक्सपोज्ड, समटाइम्स रॉकी बट मोर ऑफन सैंडी विद फिक्स्ड मोबाइल ड्यून्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सॉइल है ऑलवेज क्या होती है, एक्सपोज्ड, मतलब उसको एक्सपोज किया सकता है, ठीक है। और समटाइम वो रॉकी होती है, मतलब चट्टान टाइप में देखने को मिलती है, बट समटाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि सैंडी विद फिक्स्ड मूवेबल ड्यून्स। देखो मोबाइल ड्यून्स क्या मतलब होता है कि जिसको मूवेबल हो, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ पर अगर मैं ये एक मैं बनाता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो ये थार डेजर्ट है, यहाँ पर क्या है, ये हिली रीजन है कुछ चीज, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट को हवा जो क्या है इरोड करके और कहीं ले जाकर जो यहाँ पर नॉर्मल था इसको उठाकर यहाँ रख दे, और फिर यहाँ पर जो रीजन है वो कुछ इस टाइप से बने, इस टाइप से, तो यहाँ पर जो चोटी थी या नहीं रह जाएगी, तो मूवेबल डूइंस होगी। डूइंस मतलब यानी कि जो टिब्बा है, टिब्बा टिब्बा बोलते हैं ना, तो वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एंड फॉरेज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन। यहाँ पर हमें राजस्थान में जो फॉरेज मतलब घास कूड़ा है, मतलब घास फूस, वो हमें यानी कि वेट सीजन में देखने को मिलता है, मतलब जब हमें हल्का सा यानी कि नमी देखने को मिलती है हमारे एनवायरनमेंट में तभी मिलता है। बाकी पूरा यानी कि जो 10 या 11 महीने का यानी कि जो पूरा क्या बोले जो साल होता है उसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या बोल रहा है, ग्रासेस लेयर इज स्पार्स, यानी कि ग्रास की जो लेयर्स होती है स्पार्स होती है। स्पार्स का मतलब ये नहीं कि एक तरफ से घास एकदम जमी पड़ी है, इसमें क्या देखने को, अगर यहाँ है तो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर आगे चल के वहीं पर, तो मतलब जहां तहां घास के यानी कि हमें गुच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेनली एनुअल ग्रासेस स्पीसीज। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी स्पीसीज घास की होती हैं जो एनुअली देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो एनुअली देखने को मिलती है, साल के बाद आती है, ठीक है। इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वेयर द रेनफॉल इज 500 mm per year and dry season of the 6 to 8 months dry the savanna grazing ecosystem have developed। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें राजस्थान को लेकर तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है, उसमें हमें यानी कि लगभग ये देखने को मिलता है कि 500 mm मतलब यानी कि 50 सेंटीमीटर तक की यानी कि रेनफॉल देखने को मिलती है, और वो लगभग 6 से 8 महीने तक यानी कि 8 महीने के अंदर देखने को मिलती है, मतलब हो जाती है बारिश लगभग है। तो उस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, सवाना टाइप का यानी कि एक मतलब क्या बोलते हैं ग्रासलैंड देखने को मिलता है या इकोसिस्टम देखने को मिलता है। वहां पर यानी कि ग्रेजिंग एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलता है, मतलब चराने के लिए भेड़ बकरियां होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। The light shade cast by the sparse population of the trees like khejri favors the growth of the grasses। कहने का मतलब यहाँ पर है जो लाइट शेड कास्ट ऑफ द स्पार्स पॉपुलेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है हमें यानी कि मोस्टली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो पेड़ पौधे हैं वो खेजरी के देखने को मिलते हैं, और वो भी स्पार्स में होते हैं। स्पार्स मतलब यानी कि घने नहीं होते, मतलब एक खेजरी का पेड़ यहाँ है तो एक यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, मतलब दूर दूर होते हैं, ठीक है। और ग्रास यानी कि जो ग्रासेस भी होती हैं वो भी यानी कि दूर दूर होती हैं। बात समझ गए मेरी, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि टाइप्स ऑफ द ग्रासलैंड, आखिरकार कितने प्रकार के ग्रासलैंड होता है। देखिए इस बुक में थोड़ा गलत दिया गया है, मैं आपको बोलना चाहूंगा 6 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड बोला गया, ऐसा नहीं है। आज आप किसी भी साइट पे जाएंगे तो आपको 5 टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे, मतलब 5 प्रकार के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जिसमें इसने यानी कि इंडियन किस्म कह रहा है कि बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द ग्रासलैंड फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट। नहीं, ऐसा नहीं, 5 प्रकार के सब कंटिनेंट देखने को मिलते हैं जो यानी कि जिसमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है, और उसको यानी 5 को नहीं, हम 4 को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उसको समझेंगे। पहला कौन सा है, सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन क्या है, वो कहता है कि इट कवर्स नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सेमी एरिड जोन है उसमें यानी कि गुजरात और राजस्थान को कवर करके चलता है, और कुछ पार्ट को अरावली के पार्ट को एक्सक्लूड करके चलता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को यानी इंक्लूड करता है, दिल्ली को इंक्लूड करता है, और
आपका पंजाब को भी इंक्लूड करता है। इसकी जो टोपोग्राफी है इज ब्रोकन बाय हिल, स्पर्स एंड सैंड ड्यून्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये इसकी जो टोपोग्राफी कुछ हिली या स्पर्स टाइप की दिखाई पड़ेगी। स्पर्स मतलब होता है कि कुछ प्रेणी टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर ड्यून्स भी दिखाई पड़ते हैं, मतलब झुंड, मतलब टिब्बा, इस टाइप की यानी कि वेजिटेशन या इस टाइप की हिली एरिया दिखाई पड़ता है। और आप समझ गए होंगे कहाँ मिलेगा। आप देखिए, एक अंदाजा लगाइए, यहाँ इस भारत के नक्शे में आइए, आपको कुछ ये लगभग यहाँ से उत्तर प्रदेश इतना दिखता है। अगर ये पंजाब है तो ये हरियाणा होगा, ये दिल्ली हो गया, ठीक है। आपका अगर ये हरियाणा है तो मतलब ये राजस्थान होगा, मतलब ये आपका गुजरात हो गया। तो अब इसको देख लीजिए कहाँ से कहाँ मिलेगा। देखिए, उसने कहा कि अरावली रीजन को यानी कि एक्सक्लूड करना है, तो मतलब हमने अरावली को, मतलब दिल्ली से जो निकलता है अरावली, इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो मतलब राजस्थान का कुछ ये पोर्शन, गुजरात का पोर्शन, पंजाब का पोर्शन, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पोर्शन, और कुछ मतलब कुल मिला के ऑन एन एवरेज मुझे ये रीजन देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रीजन जो यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है, जहां मेरा पेन बार बार जा रहा है, ये रीजन ही हमारा क्या है, सेमी एरिड जोन है। यहीं पर हमें यानी कि इस टाइप का सेमी एरिड जोन टाइप का यानी कि ग्रासलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ड्राई ह्यूमिड, ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ड्राई सब ह्यूमिड जोन ये क्या कहता है कि पेनिनसुलर इंडिया को कवर करता है एक्सेप्ट यानी कि नीलगिरी को हटाकर। मतलब जहां पर हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है वो हमारा नीलगिरी होगा। मतलब इसको हटाकर ये जो पोर्शन है पेनिनसुला इंडिया का, ये हमारा क्या हो गया, किसको कवर, यानी कि ड्राई सब ह्यूमिड जोन को कवर करके चल रहा है, या ड्राई सब ह्यूमिड वाला जो ग्रासलैंड है वो यहाँ पर पाया जाता है। सीधी सीधी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि मोइस्ट सब ह्यूमिड जोन, मोइस्ट, ठीक है, मोइस्ट मतलब जहां पर हमें मोइस्ट मतलब वहां पर जहां पर हमें यानी कि नमी देखने को मिले, ठीक है। मोइस्ट सब ह्यूमिड जोन ये कह रहा है इट कवर्स द गंगा एलुवियल प्लेन्स, यानी कि जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से होता हुआ, ठीक है, उत्तराखंड से होता हुआ, जो उत्तर प्रदेश से होता हुआ, बिहार होता हुआ, जो आगे जाकर यानी कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होता हुआ, बांग्लादेश से होता हुआ आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो इस प्लेन को ये कवर करता है, कौन सा, मॉइस्ट ह्यूमिड जोन, ठीक है, किसमें, नॉर्दर्न प्लेन में। और इसकी टोपोग्राफी जो होती है लेवल एंड लो लाइंग एंड द इल ड्रेन्ड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो इसका जो टोपोग्राफी अगर बात करें तो मतलब लगभग नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा, मतलब प्लेन एरिया, ठीक है। और या ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें देखने को, मतलब कम मात्रा में ड्रेनेज, मतलब सकरा टाइप का। अब बात करेंगे ह्यूमिड माउंटेन रीजन, मतलब ह्यूमिड, ठीक है, जहां ह्यूमिडिटी देखने को मिले, मतलब उससे सबसे आ रहा है ह्यूमिड। माउंटेन मतलब यानी कि पर्वतीय रीजन, ऐसा रीजन जहां पर हमें ह्यूमिडिटी की मात्रा देखने को मिलती है। तो इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ, ये रीजन जो है असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो लगभग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम लोग इसमें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ कह रहा है कि द सवाना इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सीप ग्रेजिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यहाँ पर सवाना टाइप की क्लाइमेट देखने को लगभग मिल जाती है और ह्यूमिड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ आज की डेट में, तो 3 साल बाद या 2 साल बाद मैं यहाँ से हटकर किसी अगली नई जगह जहां पर पेड़ पौधे खड़े होंगे उसको मैं जला के, उनको जोत कर, उसकी जो राख थी उसको मिट्टी में मिला के वहां पर दोबारा से मैं एक यानी कि खेत के लिए जमीन बनाऊंगा। और उस इस टाइप के, मतलब एक जगह से मैंने दूसरी जगह यानी कि ट्रांसफर किया, बोला शिफ्ट करना, ठीक है। और कल्टीवेशन मतलब यहाँ पर मैंने फसलें उगाई। तो मतलब इसी सबसे समझ जाइए आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ। दूसरी बात इसको बोलते हैं स्लेशन बर्न, ठीक है, स्लेशन बर्न या झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस टाइप का कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर मान लो सपोज करो मुझे कल को यानी कि यहाँ पर मुझे खेत बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सीप्स को या जानवरों को ले जाकर चरा देंगे। मतलब यहाँ पर जितना वेजिटेशन है पहले उसे चरा लेंगे, चराने के बाद जो बचा उसको आग लगा के जला देंगे। जो बचा उसके बाद राख को उसको खेत में मिलाया और उसको यानी कि हल से जोत दिया। जोतने के बाद क्या होगा, यहाँ पर नई फसल उगा दी जाती है। तो मेरे भाइयों, यहाँ मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा था। अब आगे बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रासलैंड, यानी कि आखिरकार हमारे ग्रासलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, राइट। सो ध्यान में रखिएगा कि हम किस तरीके से हमारे ग्रासलैंड का इकोनॉमिक पर्पस पर यूज कर सकते हैं। तो समझो बात को, ठीक है। इंडिया टीम विद एनिमल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज फ्रॉम द बफेलोज टू सीप्स एंड देयर आर द मिलियंस ऑफ देम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया टीम मतलब यानी कि क्या डालती है
विद एनिमल्स ऑफ द सीप्स एंड द साइज फ्रॉम द बफेलोज एंड यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एनिमल्स बड़े बड़े बफेलो और यानी कि छोटी छोटी हमें यानी कि सीप्स भी देखने को मिलती हैं। और ये बोल रहे हैं देयर आर द मिलियंस ऑफ देम, यानी यहाँ पर हमें दसियों लाखों की संख्या में हमें ये जानवर देखने को मिलती है। द लाइव स्टॉक वेल्थ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन सब इंडियन लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया के जो लोगों की लाइफ है उसके जीवन में जो एनिमल्स हैं उसका क्रूशियल रोल मतलब उनका महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अगर हम बात करें जानवरों की, गाय की बात करूं या भैंस की बात करूं या बकरी की बात करूं तो इनका दूध के लिए बहुत यूज किया जाता है। लेकिन अगर बकरी के कॉज या भेड़ के बकरे या भेड़ बकरी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनकी मीट का भी हम लोग यानी कि प्रयोग करते हैं खाने के लिए। ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ द देखो द मेजर सोर्स ऑफ द फील्ड्स ड्रॉट पावर न्यूट्रिशन एंड द रॉ मटेरियल फॉर द विलेज इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इट इज ए मेजर सोर्स, यानी कि ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे लिए। किसमें ड्रॉट पावर कि अगर मान लो सूखा पड़ गई तो हम इन जानवरों को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वेजिटेशन खिला के उनका दूध खा के हम कैसे भी पल सकते हैं। उनकी मतलब उनको जो जिनका मांस खाने के लिए यूजफुल है तो उसको खा सकते हैं। ठीक है, और ये हमें न्यूट्रिशन भी देते हैं और मटेरियल यानी कि इनका जो मटेरियल है वो विलेज इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं एनिमल्स का यानी कि जो गोबर है उसको यानी कि विलेज इंडस्ट्री में यानी कि खाद बनाने के लिए और घरों में क्या होता है इसके उपले बनाकर यानी कि लकड़ी की तरह जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बट ओनली अबाउट ऑफ 13 million hectares of the in the country are classified as a permanent grazing land। लेकिन अगर बात करें ये यानी कि हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लगभग दसियों लाख जमीन हम लोग दसियों लाख एनिमल्स जो है यानी कि मतलब मेरा सिंपल बात करूं करोड़ों में संख्या है हमारे यहाँ, सिंपल है एनिमल्स की जो संख्या है करोड़ों में है। लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं मतलब उनको खाली 13 मिलियन है। मतलब हमारे यहाँ 13 मिलियन मतलब अगर मैं बोलूँ तो 130 लाख हेक्टेयर जमीन है हमारे यहाँ। ठीक है, यही होगा ना 10 मिलियन मतलब यानी कि 10 लाख उसके आगे लगा दो। ठीक है, हाँ सही है। तो ग्रेजिंग लैंड्स है हमारी जगह पर और फिर कह रहा ऑन टॉप इट दे एग्जिस्ट ऑन हाईली डिग्रेडेड स्टेट, यानी कि ये जो जितने भी यानी कि ग्रास लैंड्स हैं उनकी जो सिचुएशन हो चुकी है डिग्रेडेड मतलब उनको घटित होने वाले हैं, मतलब उनको यानी कि दोबारा से पनपाया नहीं जा रहा, उसी में खाली ग्रेजिंग एक्टिविटी कराते जा रहे हैं, उनकी घास जो मरती जा रही है। आगे बात करेंगे द ग्रासलैंड बायोम्स आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द population of many of the domesticated and the wild herbivores। कहने का मतलब यहाँ पर यह है ग्रासलैंड बायोम जो है मतलब बायोम मैंने पहले ही समझा दिया था इकोसिस्टम का आगे फर्दर बड़ा प्रोसीजर। ठीक है, जिसमें यानी कि एक और यानी कि जिनमें यानी इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स के अंदर। ठीक है, सो उसमें अगर मैं बात करूं तो यानी कि पॉपुलेशन के लिए या मतलब जो भी हमारी ग्रेजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा ग्रासलैंड। अगर ये आज जो हमारे यानी कि हर्बीवोर्स हैं अगर यानी ग्रासलैंड खत्म होने लगा तो आने वाली सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि फसलों में टूट पड़ेंगे और या फिर हो सके अगर किसानों ने भी नहीं खाने दिया तो इनकी सिचुएशन ये आ जाएगी कि मरने के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, वही आज देखने को मिल रहा है यूपी में। इंडियन ग्रासलैंड आर द फॉडर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बोल रहा है कि ग्रासलैंड मैं सिंपल दूसरे शब्दों से बोलूंगा कि इंडियन ग्रासलैंड एंड द फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि उसको बनाया गया है। और दूसरी बात झांसी एंड द सेंट्रल यानी कि झांसी के अंदर यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड द फॉडर इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। दूसरी बात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया गया है। इन सभी को किस लिए बनाया गया है कि इन चीजों की देख रेख कर सकें जो ग्रासलैंड है उनकी। ठीक है, आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट ग्रेजिंग क्या है। ठीक है, ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग pressure on the pressure the quality of the grassland deteriorates rapidly, the mulch cover of the soil reduces microclimates, फिर आगे कर रहा है becomes more dry and readily invaded by the xerophytes plants and burrowing animals। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखिए क्या कह रहा है ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग मतलब जैसे यानी कि ग्रासलैंड के ऊपर ज्यादा ग्रेजिंग का प्रेशर आ चुका है तो मतलब उसकी घास रोज चरी जा रही है। फिर क्या कह रहा है द क्वालिटी ऑफ द ग्रासलैंड डेट्रीरिएट्स रैपिडली, उनकी जो क्वालिटी है धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, द मल्च ऑफ द कवर ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस, जो उनको मल्चिंग मतलब कहते नहीं है आप अगर बहुत से फसलों को देखा होगा क्या होता है कि फसल के ऊपर जो मतलब उत्सर्जन की क्षमता को रोकने के लिए उसके ऊपर अननेसेसरी जो यानी कि उनके ऊपर से फिल्ट्रेशन हो रहा है यानी कि चीजों का उसको सैलिनिटी बनने के लिए, तो उसको रोकने के लिए क्या करता है उसके ऊपर पन्नी कवर चढ़ाया जाए। सिमिलरली वही यहाँ पर किया गया है कि बोल क्या रहा है कि द मल्च ऑफ कवर ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस द यानी कि माइक्रो क्लाइमेट, यानी कि उसकी जो निचले स्तर की जो क्लाइमेट उसको यानी कि क्या कर रहा है
उसको रिड्यूस कर रहा है। फिर आगे क्या है, बिकम मोर ड्राई, इसको यानी कि बहुत ज्यादा ड्राई बना रहा है। एंड इज रेडली इन्वेडेड बाई जीरोफाइट्स, यानी कि इसको इन्वेड किया जा रहा है किसके बाद द्वारा, जीरोफाइट्स प्लांट, मतलब जो छोटे स्तर के प्लांट्स हैं। एंड बरिंग एनिमल्स, बरिंग एनिमल्स ये होता है मेरे भाइयों कि जो बिल खोदने वाला एनिमल्स होता नहीं है, तो उस टाइप के द्वारा ये सब यानी कि एक्टिविटी हो रही है। जैसे चूहा हो गया आपका, अदर मुझे नाम नहीं याद है उनको, इस टाइप के एनिमल्स आप दिमाग में याद रखिए कि जो बिल खोद कर रहता हो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द ह्यूमस कवर, यानी कि उसके ऊपर ह्यूमस कवर नहीं हो पाता है। मिनरल सॉइल एंड सरफेस ऑफ द सरफेस इज हैवीली ट्रैम्पलेड व्हेन इट वेट प्रोड्यूस पडलिंग एंड सरफेस लेयर। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एब्सेंस होने के कारण किसका, ह्यूमस लेयर का, जो मिनरल्स है सॉइल के सरफेस के हैवीली वो ट्रैम्पलेड हो रहे हैं। ट्रैम्पलेड का मतलब ये होता है कि कुचले जा रहे हैं एक किस्म से, ठीक है। और दूसरी बात ये हो रहा है कि ट्रैम्पलेट पडलिंग हो गया। फिर उसके बाद व्हेन वेट इट प्रोड्यूस पडलिंग, यानी कि जब पडलिंग को प्रोड्यूस किया जाता है ऑफ द सरफेस ऑफ द लेयर, यानी कि एयर की जो सरफेस है उसके ऊपर, यानी कि जो कवर आता है उसको यानी कि कुचल दिया जाता है खुरों से। इन टर्न टू रिड्यूस द इनफिल्ट्रेशन, इस तरीके से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर यानी कि देखने को मिलता है इनटू द सॉइल एंड द एक्सेलरेट रन ऑफ, यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही उसके ऊपर से पानी गुजरता है तो क्या होता है, रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। और होता क्या है, ऐसी फ्लडी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। और हमें यानी कि वहां पर हमारे पेड़ पौधों का यानी कि जो सैलिनिटी लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब यानी कि सॉइल जो होता है उसका सैलिनिटी लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। रिजल्ट ये देखने को मिलता है हमें, यानी कि सॉफ्ट इरोजन देखने को मिलता है एट द लास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमी रही हो तो यार समझ लेना आपको, ठीक है। These changes contribute to the reduction of the energy flow and the disruption of the stratification and the periodicity of the primary producers। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, रिडक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो था उसको यानी कि कम स्तर पर देखने को मिल रहा है। एंड द डिसरप्शन, यानी कि उसके अंदर एक यानी कि डिसरप्शन देखने को मिलता है। देखिए मैं अगर बोलूँ तो एक मिनट, हाँ, डिसरप्शन का मतलब होता है कि विघटन करना, ठीक है, मैंने लिख रखा था। सो एंड द डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्राइमरी। पीरियोडिसिटी मतलब एक किस्म से होता है कि दौरा करना, ठीक है। और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है विन्यास करना, ठीक है। अब मैं इन चीजों को कंबाइन वे में बताता हूँ कि जैसे ये बोल रहा है कि दीज चेंजेस कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी का फ्लो यानी कि धीरे धीरे चेंजेस यानी कि कम कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे मैं सिंपल अगर इस चीज को मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर मान लो घास ही नहीं रहेगी तो उसे खाएंगे नहीं, और जब खाएंगे नहीं तो एनर्जी कम पड़ जाएगी जानवरों के अंदर। और फिर जो जानवरों के ऊपर फीड कर रहे हैं, मतलब उनका दूध ईच रहे हैं या मतलब बकरियों से उनका मांस ले रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी कम देखने को मिलेगी, और फिर एनर्जी वो हमारे अंदर कम देखने को मिलेगी। मतलब ये हुआ तो एनर्जी फ्लो धीरे धीरे लो हो गया, ठीक है। अब आगे बात क्या कर रहे हैं, एंड द डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर जो यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन करने की जो दौरा एक घूम रहा था, मतलब यानी कि दौरा या जो भी यानी कि उसका विघटन होने की जो विन्यास था वो सब उसमें यानी कि कमी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये रिजल्ट जो हमें ये देखने को मिलेगा, इसमें एक टूटता हुआ क्या दिखाई पड़ेगा, बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ, केमिकल मतलब जितने भी यानी कि केमिकल कंपाउंड जो रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं साइकिल के थ्रू, जिसमें वाटर एंड द कार्बन नाइट्रोजन सभी आ जाते हैं। तो ये सभी क्या करता है, दिखाई पड़ेगा हमें ब्रेकडाउन, मतलब टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, आगे क्या बोल रहा है उसको समझो। वाटर एंड विंड इरोजन कंप्लीटली डेट्रिटस ड्राई ग्रासलैंड एंड माइक्रो क्लाइमेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये इसको समझो ध्यान से कि कह रहा है वाटर एंड विंड इरोजन, यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर का भी इरोजन दिखाई पड़ेगा और विंड का भी इरोजन दिखाई पड़ेगा, कंप्लीटली डेट्रिटो यानी कि डेट्रियोरेट्स। डेट्रियोरेट्स का मतलब ये होता है मेरे भाइयों, एक मिनट मैंने लिखना बोल के क्या, हाँ, डेट्रियोरेट्स का मतलब ये होता है कि बिगड़न होना, ठीक है। बिगड़ना या मतलब सिंपल मैं बोलूं उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर वाटर एंड द विंड इरोजन कंप्लीटली डेट्रियोरेट्स ड्राई ग्रासलैंड माइक्रो क्लाइमेट्स, यानी कि उनका जो संतुलन है वो बिगड़ता दिखाई पड़ेगा ग्रासलैंड के अंदर। अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ फायर, यानी कि आखिरकार फायर का क्या रोल है इसमें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। फायर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रासलैंड्स। कहने का मतलब किसी भी ग्रासलैंड को मैनेजमेंट करने के लिए उसके अंदर आग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे भी आप सपोज करिए जंगल में आग लगा देते हैं तो वहां पर होता क्या है कि पेड़ पौधे जो तो जल जाते हैं, लेकिन घास क्या होती है, थोड़ी दिन बाद उसको राख मिलती है और फिर से पनप पड़ती है। मतलब घास के लिए तो बेनिफिशियल काम हुआ, लेकिन पेड़ पौधे के तो नहीं हुआ ना। सिमिलरली अगर यही काम अगर रेत में किया जाए तो वहां पर घास तो हो जाएगी, लेकिन वो फॉडर जो मतलब घास मतलब बड़ी बड़ी घास है तो वो नहीं हो पाएंगी, छोटी छोटी घासें हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि अंडर द मोस्ट कंडीशन फायर फेवर्स द ग्रास, यानी कि
जैसे ही यानी मोइस्ट कंडीशन होगी, मतलब यानी कि अगर मतलब सपोज करो, ये मत सोच लेना कि भैया 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर और तुम आग लगा दो तो मतलब पूरा सफाया देखने को मिलेगा, ये मत सोच लेना कि दोबारा घास भी हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर यानी कि मॉइस्ट कंडीशन हो सकती है, मतलब नमी हो सकती है एनवायरमेंट में, तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि वो जो एनवायरमेंट है या मतलब उसकी जो कंडीशन है वो फेवर करेगी घास को बढ़ने में जब उसको आग लगा दें, क्योंकि उसमें घास जो होगी ना वो कैसे पनपेगी उसको समझो, उसकी जड़ें नीचे रह गई, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यानी कि एनवायरमेंट से उसने क्या किया, उसने यानी कि एनवायरमेंट से नमी को सोख लिया। अब घास में यानी कि न्यूट्रिएंट्स का काम कौन करेगी, राख है जो, तो राख क्या न्यूट्रिएंट्स का काम कर रही है, जड़ तो मिल गया, अब उसको पानी कहां से मिल रहा है, यानी कि मॉइस्चर से। तो दोनों चीजें काम कर रही है उसको बढ़ाने का, धीरे धीरे घास क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ट्री नहीं बढ़ेंगे, ट्री क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसका एक मेन रीजन है, क्योंकि उसकी जो कैपिलरी सिस्टम थे उसने उसको खत्म कर दिया, आग ने उसको उसको पूरा झकझोर दिया, ना ही वो बढ़ने का रह गया ना ही घटने का रह गया, पूरा उसको जलाया भी नहीं और उसको झकझोर दिया। इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में क्या होगा, हमारे यानी कि जो घास होगी वो बढ़ेगी नहीं उतनी जितना यानी कि हमारी मॉइस्ट कंडीशन में बढ़ती है। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि नेसेसरी टू मेंटेन द ग्रासलैंड अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द फॉरेस्ट डिजर्ट सर्व। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सभी नेसेसरी है किसके लिए, ग्रासलैंड को मेंटेन करने के लिए। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि इन्वेजन ऑफ द डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट ना बने इन सभी को देखने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, बर्निंग इंक्रीजेस फॉरेस्ट इल्ड्स। कहने का मतलब जैसे जैसे हम आग लगाते हैं तो उसके अंदर जो फॉरेस्ट है मतलब घास फूस जो है वो पनपता है। इसी तरीके से किसान जो है अपने खेत में क्या कर देता है, गन्ने को काटने के बाद उसकी जो पराली होती है उसको क्या करता है, जला देता है। तो मतलब जो फॉसिल यानी कि वहां पर जो जलाया जा रहा है उसमें क्या हो जाएगा, बाद में घास वो बढ़ेगी। इससे बेहतर है क्या करे, उसमें पानी भरो, उसको जोत दो उसी में, ठीक है। जोतने के बाद क्या होगा, उसमें ना तो जला है तो घास बढ़ेगी नहीं। ये रीजन यहाँ से निकलता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, आप पराली को मत जलाइए। पराली को जलाने से पहली बात तो आपने पोल्यूशन किया, दूसरी बात आपने अपने खेत में घास को बढ़ावा दे दिया। जो आपको यानी कि निकौनी या जो भी कुछ कराना है उसको औरतों से निकलवाना या आदमियों से निकलवाना या मतलब खुद कुदाली लेकर ढूंढना, ये सभी चीजें उसमें डिपेंड करती हैं। तो ये सब समझ गए आप लोग इस लेक्चर में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम समझेंगे डिजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। हमने यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत ही यानी हम सभी चीजें समझेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब ही यही हो कि लैंड के ऊपर कितने टाइप का इकोसिस्टम है और किस टाइप का इकोसिस्टम है। तो उसमें उसी में आ जाता है हमारा डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर है वो हमारा यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसमें एक्वाटिक के अंदर पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, इन सभी के बारे में समझेंगे। लेकिन अगला जो लेक्चर हो हमारा होगा वो हमारा यानी कि हमारा डिजर्ट इकोसिस्टम को लेकर चलेगा। उसमें किस टाइप का यानी कि एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से यानी कि जीव रहते हैं, कौन कैसे यानी कि सर्वाइव करता है, कौन कहाँ से यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेता है, सभी ये चीजें समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए मेरे लेक्चर में अगले लेक्चर के लिए, और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, उतना हो सके उतना शेयर कीजिए। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे एक फीस है। थैंक यू।